नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नरेंद्र। कैसे हैं आप सब? और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में। तो इसके बारे में ना सोशल मीडिया पे आजकल कुछ होता है और ना ही कुछ देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ होती क्या है। हेल्थ से तात्पर्य हमारा इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशल बीइंग से होता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार एक्ट करते हैं, किस प्रकार महसूस करते हैं और किस प्रकार लोगों से मिलते हैं। तो ये हम अपने स्ट्रेस को किस प्रकार मैनेज करते हैं, तो ये हमारी एबिलिटी को दर्शाता है। तो इसके 3 प्रमुख पहलू होते हैं। जैसे पहला प्रमुख पहलू है इमोशनल वेलबींग। तो इमोशनल वेलबींग में क्या होता है, आप अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस कर पाते हो, किस प्रकार अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाते हो, लोगों के सामने बोल पाते हो कि भाई कोई भी है, किसी भी बात को भी आप किस प्रकार सामने वाले के पास में रख पाते हो। ये इमोशनल वेलबींग हमारे तनाव को निपटने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल में क्या होता है, हम अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कैसे अपन सुधारते हैं, उस टाइप में आता है साइकोलॉजिकल होता है। उसके बाद में आता है सोशल वेलबींग। तो सोशल वेलबींग में आप किस तरह लोगों से मिलते जुलते हो, किस तरह आप लोगों से बातचीत करते रहते हो, आप लोगों से कैसे इंटरकनेक्ट होते हो, आप लोगों से कैसे नेटवर्क बनाते हो। तो ये होता है आपको सोशल वेलबींग। सोशल कनेक्शन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत सुधारने में, पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। तो आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ तो इन लाइफ। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो आप एक अच्छे काम करोगे, लोगों से अच्छे मिलोगे, बिहेवियरल अच्छा होगा, आपका बिहेवियरल अच्छा होगा तो आप को काम मिलेगा तो तरक्की होगी तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी। तो ये होता है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में। दूसरा होता है फिजिकली। तो माइंड क्या होता है, फिजिकल मतलब मेंटल हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि हमारा शरीर अपने माइंड को के हिसाब से ही चलता है कि भाई मुझे ये सोच रहा है कि मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं पहले सोचूंगा, उसके बाद ही मैं पूरा काम करूंगा कि भाई कैमरा सेट करूंगा, मेरी स्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो ये सब चीजें होती है। तो ऐसे अगर आपका माइंड सही रहा, अच्छा है, स्ट्रोंग है, तो आप मतलब डेली एक्सरसाइज करोगे, अपने योगा करोगे, और इसके अलावा आप अच्छा खाओगे तो आपके शरीर में मतलब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिलेशनशिप में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रिलेशनशिप में मेंटल हेल्थ हमें हेल्प करता है हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स और परिवारजनों से संबंध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे आप अपने कलीग के साथ काम करते हो, अगर उसका आपसे अच्छा व्यवहार है, मतलब टीम में काम कर रहे हो और आप अपनी टीम से पूरा अच्छा व्यवहार है, तो क्या करेंगे, टीम से अच्छा व्यवहार है तो हम फिर कलीग से आपका सपोर्ट करेंगे तो उस काम में आपको मतलब तरक्की मिलेगी, काम होगा, अच्छा काम चलेगा। तो इससे मतलब पॉजिटिवनेस बढ़ेगी काम के अंदर,
और लोगों से कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। और उसी प्रकार अपने दोस्तों से अगर अपना व्यवहार अच्छा है और दोस्तों से व्यवहार अच्छा है अपना, तो आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपके मतलब हराइकी बढ़ेगी, दोस्तों की हराइकी बढ़ेगी, लोग आपसे मतलब व्यवहार रखने में मतलब दिलचस्पी निभाएंगे, दिखाएंगे। और उसी प्रकार मतलब अपने परिवारजनों से क्या होता है कि भाई घर में आप जा रहे हो, घर में आप परिवार वाले आपसे बोल रहे हैं लेकिन आप गुस्से में हो, आप तनाव में हो, आप गुस्से में बोलोगे तो फिर आपके और आपके परिवार के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी, आपके और आपके बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी और आप अकेले 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 रहने लग जाओगे। तो इस टाइप में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं अपने कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में। तो ऐसे तो खूब सारे हैं लेकिन कुछ अच्छे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑर्डर है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी आजकल हर किसी में कॉमन चीज हो गई। तो इसमें क्या होता है, एंजाइटी के अंदर आपको मतलब डर रहता है, मतलब इसकी परिभाषा चलते हैं अपन। विकारों का ऐसा समूह है जिसमें डर और चिंता ये हमेशा बनाए रहती है, बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं अपने एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आपको हमेशा टेंशन में रहोगे, आप हमेशा बस आपको डर रहता रहेगा कि यार ये काम नहीं हुआ। जैसे मेरे ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर ये मतलब चल रहा है काम, लेकिन ऐसा लगेगा यार ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, क्यों होगा। तो ये सब चीजें टेंशन आदमी लेके चलता ही रहता है। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहला टाइप है जनरलाइज्ड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जनरल डर बना रहता है, वो हर किसी में होता है। वो आप अपने माइंड को आप स्ट्रोंग रखोगे तो वो डर अपने आप धीरे धीरे आप अपने दिल को खुला करोगे, लोगों से उस डर को भगाने की कोशिश करोगे, उस डर का सामना करोगे तो वो चला जाता है। और उसके बाद में आप आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि भाई एकदम से आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आपके हाथ पांव फूलना बंद हो गए, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, आप सोच नहीं पाते हो मैं आगे क्या करूं, और उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। तो ये होता है, तो इस हिसाब से वो उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। उसके बाद में आ जाता है आपके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं कहीं पांच आदमी कहीं बैठे हैं तो वहां जाने से डर लगता है, उनके बीच में अनजान लोगों के बीच में जाने से डर लगता है। वो कैसे बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, मुझे बोलना है, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। जैसे 10 आदमी बैठे हैं, परिवार के खूब सारे बैठे हैं, तो उनके सामने डर लगता है, नए मेहमान आए हैं तो उनके सामने जाने से डर लगता है। तो ये हो जाता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद में होता है स्पेसिफिक फोबियाज। स्पेसिफिक फोबियाज मतलब ये क्या बचपन में ही हो जाता है। क्या होता है, किसी को बचपन में ऐसा हादसा देख लेता है कि भाई ऐसा कोई हादसा देख लेता है जिसका उसका डर हमेशा उसके दिल में घर बैठ कर लेता है, तो वो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को किससे डर लगता है। मेरे कलीग से राकेश जी, तो वो उनको सांप से बहुत डर लगता है। वो क्या करते हैं, उनको बोल दो ना इस कमरे में सांप है, उस कमरे में नहीं घुसेंगे, वो पूरे दिन बाहर बैठे रहेंगे। तो ये होता है, जनरल समस्याएं हैं ये सब चीजें। तो ये सब चीजें, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में क्या होता है, आदमी हमेशा डरा हुआ रहता है। दूसरा, आदमी को हमेशा चिंता ही बनी रहती है। तीसरा, आदमी रेस्ट नहीं कर पाता है, नींद पूरी नहीं ले पाता है और सोचता रहता है, माइंड को रेस्ट कर ही नहीं पाता है। उसके बाद डर रहेगा तो अपना माइंड रेस्ट कर ही नहीं पाएगा ना। अगर माइंड रेस्ट नहीं करेगा तो फिर आपका शरीर कैसे काम चलेगा। उसके बाद में आपको ध्यान, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा, एकाग्रता की कमी होने लग जाती है। आप जैसे काम यहाँ कर रहे हो और मतलब माइंड कहीं और सोच रहा है कि यार मैं वहां चला जाऊं, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां करता हूँ, वो ऐसा कर लेता हूँ। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद में कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। आदमी का क्या, जैसे एकदम से घबराहट होने लग जाती है, और आदमी को जैसे उल्टी की सी महसूस होने लगी, जैसे उल्टी हो जाती है कईयों को। उसके बाद में आदमी को चक्कर आने लग जाते हैं। जैसे एकदम से मेरा खुद का देता हूँ,
जैसे मैं कभी कोई काम कर रहा हूँ तो कभी कभी मेरे बॉस हैं तो वो आते हैं, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन वो आते हैं एकदम से, वो कभी एकदम से गुस्सा कर लेते हैं तो मेरा उस टाइम मतलब एकदम से मतलब चक्कर से आने लग जाते, उल्टी और चक्कर से आने लग जाते हैं। फिर मुझे बैठना पड़ता है, तो मैं उनके सामने ही बैठ जाता हूँ, फिर मेरे से नहीं हो पाता है। तो जब वो गुस्सा होते हैं तो मेरे अंदर ये चीजें हो जाती है कभी कभी, वो कभी कभी, हमेशा नहीं होती, लेकिन जैसे कभी कभी काम कर रहा हूँ, कभी धूप में खड़ा हूँ काफी देर से, उसके बाद में एकदम से ऐसा कोई आ गई सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम मेरे साथ ऐसा होता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण क्यों होते हैं। तो कारणों में आते हैं, सबसे पहला कारण होता है अनुवांशिक, कि भाई अपने परिवार में या खानदान में किसी को ऐसा है तो आपके आ सकते हैं, जरूरी नहीं आवे, आ सकते हैं। और इसके बाद में आपको अनुवांशिक हो गया, उसके बाद में होता है ब्रेन केमिस्ट्री, कि भाई अपनी आपकी ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है, तो ये सब चीज़ें होती है। और उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब आप कहीं रह रहे हो, जैसे वहाँ अपने अपने घर में, मान लो आप आपके अपने घर में रह रहे हो, तो घर में रह रहे हो तो क्या क्या है भाई, किसी को क्या है, कौन किसी से लड़ रहा है, किसी को पैसों की कमी है, पैसे आ रहे हैं, पैसे ला मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी को बच्चों को जूते दिलवाने हैं, बच्चों को ये करवाना है, तो आप आपके ऑफिस के अंदर आपको वर्क लोड दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, आपको बिना बात के ही सुनाया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और उसके बाद में आपको लर्न बिहेवियर मतलब आपको ऐसा शुरुआत से ऐसा एक आपका बिहेवियर मतलब बिहेवियर बना दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा वो करो और ऐसा वो करो, मतलब उसको बार बार के टोक टोक के उसको एक बिहेवियर पैटर्न में बांध देते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है एंजाइटी का। उसके बाद में अपन बात करते हैं मतलब ट्रीटमेंट, क्या इसका इलाज है, तो इलाज के अंदर आप थेरेपी ले सकते हो, साइकोथेरेपी ले सकते हो, कि मतलब किसी साइको के पास जाके उससे थेरेपी लेके ले सकते हो। उसके बाद में कुछ मेडिसिन होती है, वो हमेशा कारगर नहीं करती है, लेकिन आपको इमरजेंसी के लिए वो चीज़ काम आती है। मतलब पिल्स ले लो आप, एंजाइटी पिल्स ले लो, तो उस टाइम के लिए आपको शांत करती है। एंजाइटी पिल्स आपको हमेशा के लिए कभी भी नहीं कर सकती, आपको उस टाइम के लिए थोड़ा शांत कर सकती है। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में आप कहाँ जाओ, कैसे करो, तो कुछ मेडिटेशन सेंटर है, जैसे एक का मैं नाम जानता हूँ, विपस्सना, तो वो आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ 10 दिन रुको, वहाँ पे मेडिटेशन करो, फ़ोन वगैरह सब भूल जाओ, उसको घर पे छोड़ के जाओ आप, तो ये कर सकते हो। अगर ये नहीं कर पा सकते हो तो आप अपने मतलब आपके यूट्यूब में मिल जाएगा सब, भाई खूब सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सा अच्छा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सही करवा रहा है, ये सब चीज़ें रिसर्च करके फिर आप यूट्यूब से भी काम के साथ भी हो सकता है। ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप बाहर नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हो आप। और विपस्सना का मैंने सुना है, मुझे पर्सनल अनुभव नहीं है, मैंने एक सिद्धार्थ भानुशाली करके मतलब यूट्यूबर है, तो उन्होंने बताया था कि आप विपस्सना में जाते हो तो आपको फ्री है, 10 दिन का खाना पीना सब फ्री है, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप डोनेशन दे सकते हो। तो ये आप सर्च कर लो, आप अपनी रिसर्च कर लो, आप यूट्यूब मतलब वहाँ से कांटेक्ट निकालो इंटरनेट से, और गूगल करके कांटेक्ट निकालो, आप वहाँ बात कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो हो गई एंजाइटी डिसऑर्डर। अब बात करते हैं हम एक और डिसऑर्डर की, जो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज के टाइम में हर आदमी ने नाम सुना होगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कोई बिना बात के भी आदमी डिप्रेशन में हो जाता है, भाई मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं डिप्रेशन में हूँ। और बच्चों में आजकल ये समस्या बहुत आम होने लगी, बच्चों में पहले ये समस्याएं नहीं होती थी। जैसे मैं जब बच्चा था तो मुझे डिप्रेशन का नाम नहीं पता होता था कि डिप्रेशन होता क्या है, तो आज के टाइम में ये डिप्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। उसके कारण की अपन बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डिप्रेशन एक ऐसी मनोदशा का विकार जिसमें आपको
अरुचि और उदासी की भावना पैदा करती है। डिप्रेशन एक ऐसी मनोदिशा का विकार जिसमें आपको अरुचि और उदासी का विकार पैदा होता है। तो इसके बाद सबसे पहले अपन बात करते हैं लक्षण। लक्षण में क्या होता है कि सिम्टम्स में होते हैं तो आदमी अकेला अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, मतलब अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता, किसी से अपने शेयर नहीं करता, इमोशन शेयर नहीं करता। और उसके बाद में दूसरा आ जाता है आपकी ऊर्जा में कमी होने लग जाती है। फिर उसके बाद में किसी काम में मन नहीं लगता है उसका, मतलब कोई काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको बुलाते हैं तो वो बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं करना। और उसमें कुछ में उसके क्या होता है, वजन की कमी होने लग जाती है। फिर क्या होता है, सुसाइडल थॉट भी आने लग जाते हैं। तो इस चीज़ें की होती है, तो आप किसी के साथ बांटो, शेयर करो, उससे क्या होगा, आपको ये सब चीज़ें कम होगी, कम मतलब थोड़ा आपको फील होगा, अच्छा फील होगा। तो और उसके बाद में क्या हो सकता है, खुद को गिल्टी महसूस करने लग जाता है कि आदमी यार मैं गिल्टी हूँ, वैसा मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने गलत कर दिया। अब बात करते हैं अपने इसके कारण के बात करने से अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बच्चों वाले में बात करते हैं। बच्चों के अंदर आने का मेन कारण है उनका ईगो बढ़ना। बच्चों में 6 से लगा के 15 साल तक के बच्चों को कभी ईगो बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, मतलब उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है गलत जगह सपोर्ट करो, सही जगह सपोर्ट करो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के अंदर बच्चों को सपोर्ट मत करो। जैसे कि किसी परिवार के बड़े भाई भैया ने या अंकल ने बच्चे को डांट दिया, तो उनके मम्मी पापा को, बच्चे के मम्मी पापा को, उनको ये सब चीज़ें बच्चे के सामने मत बोलो। तो ये क्या, इससे क्या होता है, हमारे के टाइम में क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में आज भी हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन इतना नहीं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में बड़े भैया ने मार दिया, बड़े पापा के लड़के ने मार दिए, अंकल ने मार दिया, कभी चलते किसी ने कभी डांट दिया, तो हमें ऐसा ईगो वाला महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि रोज ही हमारी बेइज्जती होती थी। रोज बेइज्जती होती थी, तो हम फिर वैसे ही हो गए। तो मतलब स्कूल में भी मेरे को ऐसे चलते फिरते मार देते थे। अब एक बार की का बताता हूँ, मेरा हिंदी का मतलब टेस्ट हुआ था, उसमें 10 में से 9 नंबर आए थे, एक क्वेश्चन गलत था। तो और मैं मतलब पीछे बेंचर था, तो पीछे की सीट पे, मतलब आस पड़ोस में 4 5 6 के आसपास थे, मेरे थे 9 नंबर। उन्होंने एक एक को मारा, फिर मेरे को आया 6 नंबर वाले को छोड़ दिया, फिर मेरे पास आए कॉपी देखी, एक थप्पड़ मार दिया, क्यों ये क्वेश्चन गलत करके तो क्यों आया तू। तो यार फिर उस दिन थोड़ा ऐसा लगा। तो ऐसे चलते फिरते मुर्गे बना के मारते होते स्कूलों में। आजकल क्या है, स्कूलों में भी मारते नहीं है। पहले मतलब एक थप्पड़ मार दो तो घर वाले पूरे उठ के आ जाते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, हॉस्टल में थे हम, तो हमें क्या होता था, टेस्ट सीरीज होती थी। टेस्ट सीरीज के अंदर हमारी 2 बच्चों कॉपी चेक होती थी हॉस्टल वालों की। तो सबसे पहले क्या होता, जब टेस्ट सीरीज होती थी ना, तो हमारे हॉस्टल वालों की कॉपियां अलग ले ली जाती थी, उनको सबसे पहले चेक किया जाता था। फिर शाम को बराबर मुर्गे 200-300 मीटर की गैलरी थी, उसमें मुर्गे बनाते थे और चलाते थे, फिर पीछे से कूदते थे। इससे बहुत मार खाई है हमने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे क्या हमारी ये डिप्रेशन नाम का चीज नहीं आएगा। लेकिन आजकल बच्चों में क्या है, मतलब माँ बाप ज्यादा पक्ष लेने लग गए। इससे क्या होगा, लोगों का, बच्चों का ईगो बढ़ गया। अब क्या 10th क्लास के बच्चे को कोई थप्पड़ मार देवे ना 2 आदमियों के सामने, मम्मी पापा भी थप्पड़ मार देना, तो वो सुसाइड करने के सिचुएशन पे आ जाता है। तो उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा कारण अनुवांशिक हो सकता है, कि भाई आपके परिवार में किसी को है तो वो हो सकता है। केमिकल इम्बेलेंस हो सकता है। इसके बाद में आपको लॉस हो सकता है, जैसे कोई बड़ी हानि हो गई, आपकी बड़ी हानि हो गई, तो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ये मेन कारण है। तो उससे मतलब आदमी डिप्रेशन, किसी से बात नहीं करता है तो ये वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। हाँ, एक चीज़ है, आप अपनी भावनाओं को हमेशा एक्सप्रेस करो। आपके साथ कैसा भी हुआ, कुछ भी हुआ, अपनी भावनाओं को अपने किसी के साथ बांटो। तो ये हो गया डिप्रेशन। उसके बाद मतलब ये हो गया कारण। अब इसके बाद में क्या आता है, ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट है वो ही साइकोथेरेपी ले सकते हो, मनोचिकित्सक की सलाह ले सकते हो, और एट ए टाइम के लिए कुछ पिल्स आती है वो ले सकते हो। उसके बाद में आप मेडिटेशन कर सकते हो। उसके बाद में आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। और परिवार वालों को ये अगर कोई डिप्रेशन में है तो परिवार वालों को या अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको मतलब हमेशा बात करते रहना चाहिए। मतलब अगर वो अकेला है तो उससे जाके बात करो, वो बात नहीं कर रहा है तो आप उससे बात करो। ऐसे नहीं कि यार ये तो बोलता ही नहीं है, मैं क्यों जाके बोलूं। तो उससे बात करो, उससे बात करोगे तो वो कुछ बताएगा, पूरा नहीं बता पाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएगा, तो उसका मन हल्का होगा। मन हल्का होगा तो उसमें थोड़ा सा उसको फीलिंग अच्छी आएगी। उसके बाद आप बात करो, इसके बाद आप उनका सपोर्ट करो, उनको उनका इन्वायरमेंट बढ़ाओ, चेंज कराओ, उनके मतलब लाइफस्टाइल चेंज करवाओ। नींद सोने में मतलब टाइम पे सुलाओ, खाना टाइम पे दो, मतलब अच्छा खाना दो। तो ये सब चीजें होती है। तो अब बात करते हैं इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ साइंस क्या होते हैं। क्या होता है, आदमी होपलेस होने लग जाता है। होपलेस मतलब वो अगर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई, उसको ऐसे कुछ पता ही नहीं यार आगे क्या करूं, कैसे करूं। उसका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है तो दिक्कत होती है, फिर वो काम ही नहीं कर पाता। अगर आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस सही नहीं रहा तो वो आदमी काम नहीं कर पाएगा। डर डर बढ़ने लग जाता है, डर आने लग जाता है। उसके बाद में वेट में चेंज होने लग जाता है। और उसके बाद में आ जाता है आपके फिजिकली हेल्थ में। तो स्लिम सोने में डिस्टरबेंस आता है, नींद नहीं आती है उसको, और वो लोगों को नेग्लेक्ट करने लग जाता है, और वो लोगों से मतलब भीड़ से दूर रहता है, अकेला अकेला रहने लग जाता है। ये सब चीजें साइन होते हैं मतलब इमोशन और मेंटल हेल्थ के कमजोरी होने के। तो उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। कुछ मिथ हैं जो नहीं होने चाहिए लेकिन है, उनके बारे में अपन बात करते हैं, तथ्य बताते हैं, फैक्ट बताते हैं। कि बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर एक बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेयर लोगों में पाई जाती है लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्या है, ये आज के टाइम में आम हो गई है। आज के टाइम में आम हो गई है। तो क्या होता है, हर आदमी के लगभग उम्र के हर पड़ाव में किसी न किसी आदमी को मतलब हर आदमी को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में ये समस्या आएगी। और WHO के अनुसार 8 में से 1 आदमी में ये समस्या आपको मिलेगी। उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे तो आपको मिलेगी। तो ये होता है। और इसके बाद में एक मिथ्य है कि मतलब मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आदमी गुस्सा करता है, मतलब हिंसक होता है। तो वो भी गलत है। क्या है, होता है गुस्सेल होता है, ज्यादातर लोग बहुत कम गुस्सेल होते हैं, लेकिन गुस्सेल कब होता है, जब वो अपने इस सिचुएशन में आखिरी स्टेज पे हो। और पहली दूसरी स्टेज के अंदर क्या आदमी मेंटल डिसऑर्डर वाला व्यक्ति विक्टिम होता है, वो किसी न किसी हिंसा का शिकार होता है, किसी न किसी हिंसा का शिकार होता है। उसके बाद वो अपने विचारों को नहीं दबा पाता है। कि क्या होता है, अब जैसे मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, किसी ने मुझे थप्पड़ मार दी, अगर मैं थोड़ा पावरफुल हुआ तो मैंने वापस उसको एक्सप्रेस कर दिया कि भाई क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी मैंने। और अगर आप क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हो तो वो अपने मन में आ जाता वो चीज, फिर वो अपने मन में घर करने लग जाता है। घर करते 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 फिर एक दिन क्या होता है, अगर उसका सही तरह से इलाज नहीं हुआ तो एक दिन वो फिर बड़ा एंगर इश्यू बन के आएगा सामने। तो ये होता है। उसके बाद में बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर अपने आप चला जाता है। अपने आप नहीं जाता है। क्या होता है, कभी कभी आदमी ऐसी सिचुएशन में रहता है, उसको होता है लेकिन वो उसको टाइम नहीं मिलता, वो उस सिचुएशनों के अंदर क्या उसको अपने आप को डाल लेता है कि भाई मेरे को बड़े बड़े आ रहे हैं, कुछ ना समस्याएं आ रही है, या तो मैं हाथ खड़े कर लूं या मर जाऊं, या फिर मैं क्या करूं, उसका सामना करूंगा तो वो उसका क्या माइंड मतलब ट्रेंड हो जाता है। ट्रेंड हो गया तो माइंड ट्रेंड हो गया तो वो अपने आप ही खत्म हो गई। फिर उसको ऐसे लगे नॉर्मल चीज है यार, कर लेंगे यार, एक कर लेंगे,
जैसे कई बार काम होते हैं आपके, उस किसी ऊपर वर्कलोड के टाइम देखा करो, उसके बाद खूब खूब काम देता रहा और वो भाग रहा है, करता रहा, तो उसको ये सब चीजें फिर पता ही नहीं चलती है कि यार ऐसा कुछ होता है, डिप्रेशन होता है। तो इसके बाद में बोलते हैं कि दवाइयों से, मेंटल डिसऑर्डर दवाइयों से ही सही होता है। ये भी गलत बात है। दवाइयों से जरूरी नहीं है, आप चिकित्सक दवाइयों से सिर्फ उस टाइम आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, हमेशा के लिए आप दवाइयों से नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको मतलब अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, थेरेपी लो, आप मनोचिकित्सक की सलाह लो, तो ये सब चीजें होती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं तनाव और चिंता से निपटने के उपाय। तो कुछ उपाय हैं जो अपन डेली रूटीन में सेल्फ केयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला फिजिकली से जो शुरू करते हैं अपन, तो फिजिकली में आप मतलब एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, और इसके अलावा योगा करो। तो इस प्रकार आप डेली रूटीन में लाओगे तो अपने ये सब चीजें में माइंड आपका कंट्रोल रहेगा, मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा, माइंड स्वस्थ रहेगा, तो अपने आप काम हो जाएगा। उसके बाद में आप मेंटली में क्या उनका मेडिटेशन कर सकते हो आप, और इसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। ये डीप ब्रीथिंग आपके मेडिसिन का, इंस्टेंट मेडिसिन का काम करती है। अगर आपके ऐसी कोई घबराहट हो रही है, कभी ऐसी इमरजेंसी में ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कोई सिचुएशन आ गई, तो आपका काम, हाथ पाँव काम, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप डीप ब्रीथिंग चालू कर दो। 10 मिनट अगर आप डीप ब्रीथिंग चालू कर दी ना, तो आप बिल्कुल बेटर फील करोगे और आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो ये सब चीजें होती है। और इसके बाद में आप स्पिरिचुअली क्या कर सकते हो, स्पिरिचुअली आप पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करो मतलब भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान की साधना करो। उसके बाद में आप म्यूजिकल में क्या है कि आप कुछ चीजें हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे मतलब म्यूजिक्स होते हैं जो आपको माइंड को रिलैक्स करते हैं, वो म्यूजिक सुनने चाहिए। आपको हमेशा शाम को कम से कम एक बार हनुमान चालीसा सुन सकते हो, अगर आप धर्म को मानते हो और किसी और धर्म को मानते हो। तो इस तरह के खूब म्यूजिक होते हैं जो इस तरह की समस्याओं को थोड़ा हेल्थी फील करवाते हैं, आपकी फीलिंग अच्छी होने लग जाएगी। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपकी उस टाइम मतलब माइंड बिल्कुल थोड़ा सा शांत रहेगा, आपको डर भय सब निकल जाएगा आपका। तो ये कर सकते हो आप फिर आप सोशली में क्या कर सकते हो, सोशली में आप ग्रुप ज्वाइन करो, सपोर्ट ज्वाइन करो, आप वॉलेंटियर बनो, आप ऐसे काम करो जिसमें आपको मजा आता हो। और कुछ हॉबीज हैं जो आप अप्लाइड करो, आप लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, तो इससे भी ये बहुत फर्क पड़ता है। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, थेरेपीज ले सकते हो। उसके बाद में और क्या कर सकते हो, हाँ, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो। इन्वायरमेंट को चेंज मतलब यहाँ कोई नेगेटिविटी ज़्यादा है तो कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी ले सकते हो। मतलब उसमें वर्क में क्या होता है, आप छुट्टी ले लो कि भाई यार थोड़े दिन ऐसा हो रहा, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो आप छुट्टी ले लो, थोड़े दिन घूम के आओगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, वापस आके आपको बिल्कुल ताजगी का अनुभव होगा। और इसके अलावा अपने वर्क इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाओ, लोगों से व्यवहार अच्छा रखो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लिमिट स्क्रीन टाइम बनाओ और अब रूटीन इस्टेब्लिश करो। तो अब आगे बात करते हैं अपन मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस, कि भाई वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो अपनी आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और इसके बाद में आप लोगों से ओपन कम्युनिकेशन रखो। उसके बाद लीडर्स की ट्रेनिंग करा सकते हो आप, कि भाई कंपनी के लीडर्स ऐसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की ट्रेनिंग करेंगे तो फिर अपने एम्प्लॉय वही चीज़ें सीख के आएंगे तो वो अपने एम्प्लॉय में अप्लाई करेंगे। इससे वहाँ के आपके वर्क इन्वायरमेंट में बहुत सुधार होगा। उसके बाद में कुछ एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम बना सकते हो, और कुछ एम्प्लॉय हेल्थ प्रोग्राम भी रख सकते हो। और उसके बाद में फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट कर सकते हो,
इसके अलावा आप ट्रेनिंग और वर्कशॉप कर सकते हो, और उसके बाद में आप सर्वे कर सकते हो कि भाई लास्ट 1 साल में आपके कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, क्यों गए, कितने एम्प्लॉय कितने दिनों में छोड़ के गए, लॉन्ग टाइम में छोड़ के गए, या आपका पुराना एम्प्लॉय कहाँ गया, क्यों छोड़ के गया। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और क्राइसिस मैनेजमेंट सपोर्ट भी रख सकते हो कि भाई क्राइसिस के समय मैनेजमेंट को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये हो गए अपने मेथड हेल्थ, क्या मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस में। अब बात करते हैं अपन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। भाई सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं इसमें, सोशल मीडिया का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपन कुछ बात करते हैं बिंदु। इसमें 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, तो अपन सबसे पहले अपन खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव की बात करते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, सोशल सपोर्ट मिलता है आपको। मतलब आपने ऐसा कोई दिक्कत है तो आपने ग्रुप में डाल दिया या मैसेज कर दिया, पैसों की दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, तो लोगों से आपको आइडियाज आएंगे कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद में आपको सोशल कनेक्शन मिलेंगे। कनेक्शन में कैसे, जैसे आप यहाँ काम कर रहे हो और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ की चाहिए, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप किसी न किसी से मीडिया से कनेक्ट करके, सोशल मीडिया से कनेक्ट करके आप उसके बारे में पूछ सकते हो ग्रुप में डाल के कि भाई इसके बारे में, शिमला के बारे में, घूमने में के बारे में क्या है। तो वो खूब लोग आपको राय दे सकते हैं। उसके बाद में हेल्थ रिसोर्स मिल जाते हैं। हेल्थ रिसोर्स जैसे आप अपने शरीर हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हो, इस टाइप के खूब वीडियो मिलते हैं आपके यूट्यूब पे। मतलब खूब सारे वीडियो मिलते हैं, और कि भाई अपने कैसे एक्सरसाइज की जाती है, कैसा क्या हो जाता है। पैसे देने की जरूरत नहीं। आज के टाइम में अगर सीखने वाला हो तो यूट्यूब एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप अच्छा सीख पाते हो तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ, आपको थोड़ा एफर्ट देने पड़ेंगे, लेकिन आपको किसी पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपके पास एक फ़ोन है, आपके डाटा है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फिर एम्पावरमेंट मिलता है। एम्पावरमेंट कैसे मिलता है, जैसे मैं एक पेन बेचता हूँ, तो मैं पेन बेचता हूँ, यहाँ ही बेचता हूँ, लेकिन क्या करूँगा, अगर सोशल मीडिया पे मैं ट्राई करूँगा, क्या करूँगा, फोटो डाली, फोटो में डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, भाई ये मैं पेन बनाता हूँ, ऐसा है, इसमें ये है, तो लोगों को क्या इंटरेस्ट हो तो आप आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको ना तो आपको वहाँ जाने की जरूरत, ना आपको यहाँ जाने की जरूरत, एक बार मिल सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पूरा बात होगी, उसके बाद आप कांटेक्ट के लिए आप सिर्फ जाके मिल सकते हो, बार बार मिलने की जरूरत नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एम्पावरमेंट, कंपनियों को एम्प्लॉय मिलते हैं, एम्प्लॉय को कंपनियां मिलती है। भाई आजकल क्या होता है, Naukri.com, ऐसे खूब सारी वेबसाइट है जो आपका रिज्यूमे रखती है। Shaadi.com, ऐसे खूब सारी वेबसाइट्स है जो आपकी रखती है। उसके बाद वो आपको कंपनियों को और आपको इंटरकनेक्ट करवाती है। तो ये भी हो सकता है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब बात करते हैं अपने नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, एक सबसे बड़ा कारण होता है कंपेरिजन क्या होता है, आदमी अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है। कैसे, जैसे आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी ये, तो मैं अभी चालू किया, मैंने 2 या 3 वीडियो बनाए हैं। तो क्या होता है, मैं उससे पहले उस पर देखा कि क्या क्या सामान चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। तो उस पर बड़े बड़े कैमरे, कोई 5 लाख का सेटअप बता रहा है, मेरा ये सेटअप है। मेरे पास सिर्फ ये फोन भाई है, लैपटॉप वगैरह, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता ना। तो मैं क्या सोचूंगा कि यार वो उनका वीडियो तो क्वालिटी अच्छी आएगी, मेरा वीडियो कौन देखेगा, कैसे देखेगा, उनका तो वीडियो आएंगे, उनके पास व्यू है, मेरे पास तो इतने 50-60 व्यू हैं, वहां कैसे पहुंचूंगा। तो ये कंपैरिजन करने लग जाता है। तो ये होता है। उसके बाद में मिस इन्फॉर्मेशन होती है। मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि मिस इन्फॉर्मेशन में लोग बिना उसके डाल देते हैं, मतलब बिना रिसर्च के लोग डाल देते हैं कि भाई ये होता है, इससे ऐसे होता है, इससे मोटापा कम होता है, इससे वो होता है। तो ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, या फिर यूट्यूब को भी एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो आपका वीडियो शेयर नहीं होगा। उसके लिए फैक्ट जांच का एक मतलब एक
अलग से बनाना चाहिए, टीम बनानी चाहिए इनको, भाई इस टाइप का वीडियो आया, अगर ये इफेक्ट अच्छा है, या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो इस टाइप के इफेक्ट को ढूंढ सके। तो ऐसे कम इफेक्ट आएंगे, लेकिन आपकी कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आज तो क्या है, सुबह उठा ऐसा ही ज्ञान दे दिया कि ये बाबा आज हम ये कर रहे हैं, अगर आपने वो नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, तो ये समस्या है। तो इसके लिए बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि भाई खूब सारे वीडियो देखो, आपने 3 4 5 जनों के वीडियो देखे और उसके ऊपर आप रिसर्च करो, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सा वाला आइडिया अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद में आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया, मैंने देखा कि यार मतलब लोगों की एडिटिंग अच्छी आती है, उन लोगों के वो अच्छे आते हैं, और मेरे सब लोगों के ऐसे ऐसे वीडियो बनाने से सब्सक्राइब आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आने लग जाती। तो इसके लिए आप क्या करो, कोई भी काम करो उनको देखो, आप देखो कैसे होता है, क्या होता है, फिर आपके पास जो रिसोर्स है उनसे शुरू करो। क्योंकि कब कोई भी काम जब तक कठिन रहता है जब तक आप करते नहीं हो, और जब आप करने लग जाते हो तो उसके बाद आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आती। मेरी राय में मैंने भी जैसे ये वीडियो बनाने लग गया, तो पहले मैं मतलब कैमरा फेस करने के लिए भी ऐसे सोचता था करूँ कि नहीं करूँ। पहले देखना मेरे एक दो वीडियो जिसमें सिर्फ आवाज है ही नहीं ना, मैंने मेरी शक्ल दिखाई है, बस ऐसे दिखा के उसमें एक म्यूजिक लगा दिया उसके बाद वाह। फिर मैंने एक वीडियो बनाया फाइनेंस मैनेजमेंट पे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उस वीडियो में कमी है, लेकिन मैंने ऐसा डाला एक बार कि भाई यहाँ कैसा होता है। फिर आज ये वीडियो एक और आया है, ये और डाल रहा हूँ, तो आप ही देख के बताना कि पीछे वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में क्या फर्क आता है। तो उसके बाद थोड़ा सा अगर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट पे वापस रिसर्च करके और वापस नया वीडियो बनाऊंगा, जिससे लोगों की अवेयरनेस बढ़े। तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या होता है, ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार हो सकते हो। ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार कैसे, कि ऑनलाइन ठगी आजकल बहुत बड़ा समस्या है। आप कुछ वीडियोज हैं आपके वीडियोज लीक हो सकते हैं, अगर गलत वीडियो लीक हो गए तो उससे भी ये हैरेसमेंट का समस्या है, आजकल खूब होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं अवेयरनेस के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट करें जिससे हम सुधार करें। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको इस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे साथ कनेक्ट करने में अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। तो क्या है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।